Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, we are discussing chapter 3 of class 8th history. Previously we have discussed class 8 chapter 2 called East India Company. तो East India Company के बारे में हमने सारी जानकारी प्राप्त करी. We have discussed all about East India Company, how they established their power in India from traders to the एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो ये सब हमने वहां पे देख लिया किस तरीके से पहले वो ट्रेडिंग करने आए, फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और कई तरीके के रूल वगैरह रूल और लॉज ला के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड वो सारी चीजें लाके हमारे बहुत सारे जो इलाके हैं उन पे कब्जा कर लिया गया उनके द्वारा. नाउ वी विल डिस्कस द रूलिंग द कंट्री साइड कि भाई किस तरीके से कंट्री साइड में क्या क्या रूलिंग चल रही थी और क्या क्या जो है ब्रिटिश कंपनियां कर रही थी, वो सब हम आज देखने का प्रयत्न करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर. ठीक है, आ जाइए. पहला क्या है, इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम देखेंगे भाई रूलिंग कंट्री साइड में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या हम कर रहे थे, ये हम देखने का प्रयत्न करेंगे. चलिए देखते हैं, आइए सब इसको देखने का प्रयत्न करिए. इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन क्या भाई, किसके बारे में बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में. In the previous chapter, you read about how the British, after the battles of Plassey, जो हुआ था, जिसमें कौन हारा था, जिसमें मीर जाफर की वजह से हार गया राजा बंगाल का नवाब, एंड बक्सर का युद्ध मीर कासिम took control of the बंगाल रीजन. और फिर क्या किया, जब सबके सब हार गए तो जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस इंडिया के बंगाल प्रोविंस पे कंट्रोल कर लिया एंड ग्रेजुअली गेन कंट्रोल ओवर द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट. हम देखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने बंगाल को हथियाया और बंगाल को हथियाने के बाद ये क्या करेंगे, बंगाल को हथियाने के बाद ये धीरे धीरे बाकी सारी की सारी जितनी भी टेरिटरीज हैं उनको हथियाने की कोशिश करने लग जाएंगे. इनकी शुरुआत तो आसान थी बट इन्होंने बाद में बहुत सारी चीजें करने लग गए थे ये. तो वही हमें देखना है यहाँ पे. After the Battle of Buxar, the British got the दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल. मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसके बाद क्या मिल गए, दीवानी राइट्स मिल गए. रॉबर्ट क्लाइव का बताया, मैंने आपको बताया था पिछली बार रॉबर्ट क्लाइव के बारे में. तो इनको दीवानी राइट्स मिल गए यहाँ पे. तो अब ये एक तरीके से शासन चला रहे थे यहाँ पे बंगाल में. बिहार में भी मिल गए इनको और उड़ीसा में भी मिल गए फ्रॉम द मुगल एम्परर शाह आलम II. तो शाह आलम II बड़ा ही कमजोर राजा था, बहुत ही, इसके पास पावर बस नाम की थी, काम की कोई पावर नहीं थी. तो ये मुगल के पास आते थे ब्रिटिश शाह आलम के पास. शाह आलम बोलता था आप जो मांगो मिलेगा, क्या चाहिए, दीवानी राइट्स, ये लीजिए. दीवानी राइट्स दे दिए गए. माना कि युद्ध करके आया मगर बहुत ज्यादा मांग रख दी और शाह आलम ने बोला कि चलो ठीक है, आप युद्ध जीते हो, आपको ये दे देते. अब दिस मीन दैट द कंपनी बिकेम द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दोस टेरिटरीज. मतलब जो भी वहां पे कर होगा, जो भी वहां पे टैक्स होगा, एवरीथिंग हैज बीन कलेक्टेड बाय दीज ब्रिटिशर्स. तो हर चीज किसके खाते में जाएगी, ब्रिटिशर्स के खाते में, ना कि राजाओं के खाते में. तो राजाओं के लिए इससे बड़े अपमान की बात हो नहीं सकती. नाउ ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर, जो मुगल एम्परर है उसकी बात कर रहे हैं. तो द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल. तो क्या किया मुगल एम्परर ने 765 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे क्या दे दिया, उसे दीवान बना दिया. किसका, बंगाल का दीवान बना दिया गया उसके द्वारा. चलिए अब आगे देख लेते हैं, क्योंकि सब कुछ आजकल बंगाल में कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है. द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन द रॉबर्ट क्लाइव टेंट. रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में बहुत एक अलग ही चीज हुई, विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज विटनेसेस. तो ये जो दीवान ऑफ बंगाल बना ना, ये ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ये रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे हुआ. रॉबर्ट क्लाइव था एक टेंट में, उसमें कुछ इंग्लिशमैन भी थे, कुछ इंडियंस भी थे. उन्होंने विटनेस किया कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास
दीवानी राइट्स और दीवान बन चुका है। अब एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर हिज कंट्रोल। मतलब जितनी भी फाइनेंशियल चीजें होंगी इस टेरिटरी में, चाहे वो टैक्स से लेकर के कोई भी चीज हो, हर चीज पे हक किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। दे वांट ट्रेड बट नाउ दे आर एडमिनिस्ट्रेटिंग आवर कंट्री। Then it had to think of administrating the land and organizing its revenue resources. तो वही क्या, अब इनको क्या करना था? इनको रिवेन्यू कलेक्ट करना था। कहां से करेंगे? फार्मर से। अब फार्मर से रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे, फार्मर तो चीख चीख के कहता था कि भाई आमदनी 98 खर्चा रुपया, भाई हमारे पास कुछ है नहीं और आप हमसे टैक्स मांग रहे हो, क्योंकि हम जिए भी नहीं। इस तरीके की कंडीशंस उनकी हो जाती थी। तो लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन करना, रिवेन्यू रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा चुराना, ये सब काम था इनका जब ये दीवान बन गए। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। क्या है कि कंपनी की जो टुकड़ियां हैं वो बढ़ती जा रही थी, उनके सोल्जर्स को बहुत सारे जो नीड्स है उनकी फुलफिल करनी थी। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने रिवेन्यू को क्या किया? रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए टैक्स वैक्स बढ़ाने का काम करने लग गए वो, कि भाई क्यों ना टैक्स बढ़ा लिया जाए। बिना टैक्स बढ़ाए तो कुछ होने जाना है नहीं, तो क्यों ना हम क्या करें? टैक्स ही बढ़ा लें। तो यहां तक हो गया। अब अ ट्रेडिंग कंपनी had to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. कोई भी ट्रेडिंग कंपनी या फिर कोई भी व्यापारी कंपनी, बिजनेसमैन क्या करता है? वो इंश्योर करता है कि सबके सब हमारे प्रोडक्ट्स बाय करें। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बाय होंगे, तब जाकर ही हमारी धाक बनी रहेगी उनमें। और सेल व्हाट इट वांटेड, तो चाहे जो प्रोडक्ट्स बाय करें उनकी मर्जी, चीप में बाय करेंगे वो सारे किसानों से बहुत ज्यादा सस्ते रेटों में, और बेचेंगे कहां पे? अपने देश में बहुत ही महंगे रेटों में, ताकि उन्हें क्या हो? प्रॉफिट हो। और ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटो क्या था? प्रॉफिट। और वो हमें सिविलाइजेशन को भी बदलेंगे, बोलते थे कि भाई हम सिविलाइज हैं, आप सिविलाइज नहीं हो। तो ये तो बात करी कंपनी की कि भाई बंगाल और ये सब के बाद ये सारी चीजें हो गई, और कंपनी जो है वो दीवान मिल गया उसको बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में सारी बातें कंप्लीट हो गई, दीवान पे मोहर लग गई। रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा मुझे चलना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मैं कमा चुका हूं। अब आ जाता है कि रिवेन्यू फॉर द कंपनी क्या चाहे? रिवेन्यू, पैसा, लगान 3 गुना देना पड़ेगा। इस तरीके की बातें आपने मूवियों में सुनी होगी। तो यही है कि रिवेन्यू कंपनी की कहां से ड्राइव होती है, सारी बातें हम करेंगे। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी हुआ, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, दीवानी राइट मिल गए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। अब रिवेन्यू फॉर द कंपनी हम देखते हैं। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो एग्रीकल्चर क्या था? एग्रीकल्चर मेन सोर्स था इनकम का। इनकम का जो मेन सोर्स था वो था हमारा एग्रीकल्चर। इनिशियली द ईस्ट इंडियन कंपनी कंटिन्यूड विद द ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यू। तो रिवेन्यू फॉर द कंपनी किस तरीके से कि एग्रीकल्चर जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था। किसका? कंपनी का। मतलब जो एग्रीकल्चर, जो खेती करते थे ना, उनसे बहुत ज्यादा लगान वसूल करते थे। लगान मूवी का आपको पता ही है, उसमें भी ये सारी बातें बताई कि सोर्स ऑफ इनकम क्या था? एग्रीकल्चर। क्योंकि आधे से ज्यादा हमारी जो जनता थी भारत की, इंडिया की, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। तो इनिशियली द ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यूड विद द ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यू। तो शुरुआत में तो उन्होंने सोचा कि चलो जो हमारा चल रहा है रिवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका वही करते हैं। बट कहते हैं ना, जैसे जैसे रिवेन्यू आती रहेगी उनकी डिमांड बढ़ती रहेगी कि भाई आज तो कम रिवेन्यू आई है, बढ़ानी चाहिए। तो बढ़ाएंगे कैसे? रिवेन्यू, लगान वगैरह बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो। ग्रेजुअली तो क्या होगा? धीरे धीरे देखिए, ग्रेजुअली दे बिगेन इंट्रोड्यूसिंग सम लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट्स इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम पॉसिबल रिवेन्यू। अब धीरे धीरे क्या करने लग गए वो? उन्होंने सोचा रिवेन्यू तो आ रहा है बट थोड़ा और आना चाहिए। लालच, ग्रीड। तो उन्होंने कई सारे लैंड रेवेन्यू के एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। लैंड रेवेन्यू फेलोशिप पॉलिसी लाने लग गए कि भाई आज हम इतना टैक्स बढ़ा रहे हैं, कल हम उतना टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो टैक्स बढ़ाते रहेंगे। किसके लिए? रिवेन्यू के लिए। तो 1860 में 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 1860 में
तो जनता क्या चाहती थी? जनता का तो हनन हो रहा था और रिवेन्यू मिल रहा था इन सबको। अब रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव है, मुगल रूलर बैठा हुआ है शाह आलम टू, ये सारे के सारे दीवानी राइट्स दे रहा है इसको। तो एक तरीके से अपनी कंट्री बेच रहा है ये कौन? शाह आलम टू। देखिएगा रिवेन्यू का किस तरीके से कहां कहां पे और क्या क्या हुआ। तो अगर रिवेन्यू फॉर द कंपनी में आपको पॉइंट लिखना हो तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इनिशियली तो कंपनी ने जो है सारे जो पुराने मेथड से वो यूज की, बट धीरे धीरे उन्होंने लैंड रिवेन्यू एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू हो सके। ठीक है। नाउ द कंपनी वांटेड द रिवेन्यू इन ऑर्डर टू परचेज गुड्स एंड एक्सपोर्ट देम, मेंटेन एन आर्मी, रन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आल्सो फंड द न्यूमरस वॉर्स दे हैड दैट दे फॉट। मतलब देखिए कंपनी का तरीका आपको पता लग रहा है। ये क्या लिख रहा है दूसरे पॉइंट में रिवेन्यू वाले में? इसमें ये बोल रहा है कंपनी वाला कि भाई मुझे चाहिए रिवेन्यू। रिवेन्यू चाहिए कहां से मिलेगी रिवेन्यू? रिवेन्यू मिलेगी फार्मर से। अब जो हमने युद्ध लड़े हैं ताकि हम बता पाए वो सारी रिवेन्यू कहां आएंगे? फार्मर से। मतलब अपना कुछ नहीं खर्चा करना। अंग्रेजों का एक मोटो था कि भाई हम कुछ खर्चा नहीं करेंगे, जो हमारे खर्चे होंगे वो सब भारत वाले उठाएंगे, इंडियंस उठाएंगे। इंडियंस कैसे उठाएंगे? इंडियंस उठाएंगे अपने सारे के सारे खर्चे कर करके, मतलब एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे, हमें पैसा देंगे और उसी पैसे से हम लड़ाई लड़ेंगे, उसी पैसे से हम अपनी आर्मी को चलाएंगे, उसी पैसे से हम हमारे महल वगैरह खड़ा करेंगे, प्रॉपर्टियां लेंगे, अपनी सैलरी देंगे सबको। तो ये सारे काम करेंगे मगर अपनों से नहीं, किसानों से। हमारा कुछ नहीं जाना चाहिए, जो जाएगा किसानों का जाएगा। देखिए कितनी बुरी हालत थी लोगों की, हड्डियां तक निकल गई थी, हड्डियां। ये देखिए हर किसी की हड्डियां निकल रही है। क्यों? क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे कर रखी इन्होंने। अर्लियर पहले क्या था ये देखते हैं। पहले ये तो हमने देख लिया कंपनी जो ये सब करना चाहती थी। अब अर्लियर ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बॉट गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। शुरुआत में क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहां से गुड्स खरीदती थी और खरीदने के लिए क्या करना पड़ता था उसको? पहले तो गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता था, सिल्वर इंपोर्ट करना पड़ता था, चांदी सोना सब कहां से? ब्रिटेन से आता था। वो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता था, उसके बाद यहाँ से गुड्स उन्हें मिल पाते थे। पहले तो ये था कि भाई थोड़ा बहुत तो गोल्ड सिल्वर आ रहा है ब्रिटेन से, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा। मगर अब क्या हो गया? इट कुड परचेज गुड्स फॉर एक्सपोर्ट विद द रिवेन्यू दैट इट रिसीव्ड फ्रॉम बंगाल। कि भाई पहले तो हमें गोल्ड और सिल्वर मंगाना पड़ता था अगर कोई यहाँ पे चीज खरीदनी है, अब तो यहाँ से ही पैसा आ रहा है। बंगाल से दीवानी राइट मिल चुके हैं, बंगाल से पैसा आ रहा है, तो बस फिर यहां से चीजें खरीदो उसी पैसे से और एक्सपोर्ट करो। कहां पर? ब्रिटेन में। तो बस उनके तो मजे आ गए। पहले गोल्ड सिल्वर देना पड़ रहा था, अब तो वो भी नहीं देना पड़ रहा। ये हमारा क्या हो गया? तीसरा पॉइंट किसका? रिवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटेन के समय था। किस तरीके का था? देखिए बंगाल को पूरी तरह से नष्ट करने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। ये देखिए ऐसी हालत हो गई थी लोगों की। मतलब कितना दें? ये देखिए ब्रिटिशर्स आराम से घूम रहे हैं और ये सबकी हालत देखिए, बच्चे तक की हड्डियां निकल चुकी है। इस तरीके की हालत हो रखी थी। अब जब ये सब हुआ, रेवेन्यू बंगाल से बहुत ज्यादा लेने लग गए, खेतियों से, खेती करने वालों से बहुत ज्यादा लेने लग गए। However, the Bengal economy began to face a deepening crisis. अब जब इतना सब कुछ होने लग गया तो बंगाल में क्या होगा? क्राइसिस। बंगाल में क्राइसिस आ गया क्योंकि लोगों के पास रिवेन्यू नहीं मिला। जितना भी रिवेन्यू था सब ब्रिटिशर ले गए। तो फसलों के लिए पानी चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए, कहां से लाएंगे? पैसे ही नहीं है, सब कुछ ब्रिटेन वाले ले गए। तो जो आर्टिसंस थे began to flee to their villages as they were forced to sell their goods to the British at low prices. अब जो आर्टिसंस थे, जो मतलब हाथों से इन सबसे कारीगरी करके कुछ प्लॉट वगैरह बना देते, कुछ पॉट बना दिया उन्होंने, कुछ बर्तन बना दिए, कुछ क्या बना दिया। अब वो सब ब्रिटिशर जब खरीदने आते थे तो बोलते थे भाई हमने चीपर चाहिए। वो बोलते भाई इसका तो दाम फिक्स है। और ये दाम वाम फिक्स की कोई दिक्कत नहीं है,
हमें ये चीप रेट में चाहिए, आप हमारे गुलाम हो, चीप रेट में दो, हमारे पास दीवानी राइट है, ये देखो पर्चा। तो आर्टिसंस ने कहा कि भाई अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो लो प्राइस में ले लो चलो, अब और क्या कर सकते हैं, आपके पास जब राजा ने ही हमें बेच दिया तो हम क्या करें। और पीजेंट्स वर अनेबल टू पे देयर ड्यूज दैट वर डिमांडेड फ्रॉम देम। तो जितने भी पीजेंट्स थे ना, जितने भी किसान थे, वो पे नहीं कर पा रहे थे जो ड्यूज उनके थे, दैट वर डिमांडेड फ्रॉम देम, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या मांग रहे थे, ब्रिटिशर्स मांग रहे थे रिवेन्यू। अब जब रिवेन्यू मांगेंगे तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो कर्जे में डूब जाएंगे, मतलब उस कर्जे में जो उनके लिए होना नहीं चाहिए, उस कर्जे में वो डूब गए। और इन 1770 को क्या हुआ, अ टेरिबल फेमाइन किल्ड अबाउट 1/3 ऑफ बंगाल पॉपुलेशन। अब 1770 में क्या हो गया, एक भूखमरी आ गई, फेमाइन, एक सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, भूखमरी आ गई, तो बंगाल बहुत ज्यादा क्राइसिस में पड़ा भी। ये हमारा चौथा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से हमारा जो रिवेन्यू है वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का वो खत्म हो रहा है, कि यहाँ पे देखिए बंगाल की इकोनॉमी फेस नहीं कर पाई जितना भी रिवेन्यू मांग रहे थे, और क्राइसिस आ गया और फेमाइन आ गया। अब लोगों का कहना था कि भाई फेमाइन तो नेचुरली आता है, फेमाइन तो नेचुरली आता है, सूखा वगैरह नेचुरली पड़ रहा है, तो फिर ये इसमें हमारा क्या कसूर, अंग्रेजों का कोई कसूर नहीं है। बट आप देखिए, जब उनके पास कर्जे में डूबे हुए हो, रिवेन्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और ऊपर से थोड़ा सा सूखा ही पड़ गया, तो मरेंगे ज्यादा ना, सूखे से कम मरते। बट जब उन्होंने इतनी सारी पॉलिसी अपना दी और मर गए, उनके पास तो कुछ नहीं बचा। ये देखिए हड्डियां निकल गई सबकी, कुछ नहीं, ना पहनने को कपड़े, ना खाने को रोटी, और अंग्रेज बोले और लगान चाहिए, तो कहां से देंगे। ये सारी कंडीशन हो गई थी। ये देखिए अंग्रेजी सरकार बंगाल फेमाइन पे इस तरीके से फोटो खिंचा रही है जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इनको तो भाई पैसे चाहिए थे, मिल गए, लोग मरे तुम मरे, हमें कोई मतलब नहीं है, लोगों के मरने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर, तो जब एग्रीकल्चर इन्होंने खत्म कर दिया, बंगाल में खत्म करने की कोशिश पूरी थी, क्योंकि सारा रिवेन्यू चाहते थे, कुछ नहीं मिला और लोग भी मर गए, थोड़ा बहुत मिला, तिजोरी भरी, चले गए। अब नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर, भी एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, वरना इनका रिवेन्यू भी नहीं आना। देखिए क्या करते हैं फिर ये, द कंपनी शुड बी सर्टेन ऑफ इट्स रिवेन्यू इनकम व्हेन द इकोनॉमी वाज इन रूइंस। अब जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा खत्म होने की कगार पे, इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब स्थिति में निकल रही है, ब्रिटिशर्स चाहते थे उस टाइम पे भी उनको रिवेन्यू मिले। अब आप सोचिए ब्रिटिशर्स को रिवेन्यू क्यों चाहिए भाई, पहले तो आपने हमारे सारे के सारी रिवेन्यू जो भी थोड़ी बहुत थी वो सारी ले ली, अब उसके बाद जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो आप बोल रहे हैं हमें फिर भी पैसा दो, कहां से दे, कपड़े वपड़े सब अपने आप को बेचे और क्या करेंगे। तो मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू feel that investing in land had to be encouraged and agriculture had to be improved। तो कंपनी को चाहिए थे पैसे, रिवेन्यू, तब उन्होंने देखा कि भाई एग्रीकल्चर की हालत बहुत खराब है, अब पैसे रिवेन्यू आ नहीं रहे हैं और इन गुलामों को लेने से तो कुछ होगा नहीं, तो क्या करें भाई, एग्रीकल्चर को सही करें। एग्रीकल्चर जो हमने बिगाड़ रखा है उसको थोड़ा सही कर लेते, थोड़े बहुत पैसे आएंगे, इनका भला हो ना हो हमारा भला होना चाहिए, इनका भला अगर थोड़ा सा हमारे भले की वजह से हो जाए तो उसमें कोई मतलब नहीं, मगर हमें रिवेन्यू चाहिए। तो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना जरूरी है भाई, ये नीड लगने लग गई उनको। पहला पॉइंट इसमें देख सकते हैं आप, नीड टू इंप्रूव में। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन क्वेश्चन, जब 2 decades निकल गए, इनकी डिबेट चलती रही कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए एग्रीकल्चर को, क्या करें, द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो कंपनी को लगा कैसे एग्रीकल्चर को इंप्रूव करें, कैसे अपनी रिवेन्यू बढ़ाएं, तो कंपनी ने बहुत 2 सालों तक तो विचार ही किया, डिबेट करते रहे क्या करें क्या करें क्या करें। फिर 1793 में आइडिया आया कि चलो परमानेंट सेटलमेंट लाओ। क्या लाए वो, परमानेंट सेटलमेंट। देखें परमानेंट सेटलमेंट कब लाए, 1793, तो यहां पे याद रखिए 1793 परमानेंट सेटलमेंट
इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, याद रखिएगा। द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। तो इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या था जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1793 में, तो वो यहां पे बताने का मैं कोशिश करता हूं आपको। देखिए, राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। तो परमानेंट सेटलमेंट में एक तो थे कौन, जमींदार, जमींदार जिनके पास जमीन होती थी, तालुकदार थे ये। बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट जो है ये जो सेटलमेंट की टर्म थी, ये जमींदार कौन थे, तालुकदार्स, तालुकदार्स, या फिर आप इन्हें राजाज भी कह सकते हैं। ठीक है, दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। तो जमींदार से बोला गया कि जमींदार्स विल पे व्हाट, रिवेन्यू। जमींदार रिवेन्यू पे करेंगे भाई, और कहां से, बाय कलेक्टिंग रेंट फ्रॉम पीजेंट्स। तो भाई जमींदार को बोला गया कि भाई यू विल पे द रिवेन्यू। जमींदार से बोला, यहां पे देखिए ये जो परमानेंट सेटलमेंट का है, ये देखिए ये रहा हमारा परमानेंट सेटलमेंट। तो इसमें क्या था, इसमें ये बोला गया कि द राजाज, ये जमींदार होते हैं, और दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रिवेन्यू रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रिवेन्यू टू द कंपनी। तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये परमानेंट सेटलमेंट को बताया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भाई जमींदार होंगे जो परमानेंट सेटलर्स होंगे, और वो बोलेंगे कि भाई किसानों हमें रिवेन्यू दो, और रिवेन्यू फिर हम कंपनी को दे देंगे, थोड़ा हम ले लेंगे, थोड़ा बहुत कंपनी को दे देंगे। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली, दैट इज इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर। अब सबसे बड़ी बात ये है, ये परमानेंट सेटलमेंट में जो रिवेन्यू है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। वो क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब परमानेंट है। तो जो ये रिवेन्यू है ना, वो फिक्स है, परमानेंट है, कभी भी इंक्रीज नहीं हुआ, नेवर एवर। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. अब कंपनी को क्या लगा कि अगर हम फिक्स कर देंगे, परमानेंट सेटलमेंट बना देंगे, फिक्स कर देंगे एक चीज, तो क्या होगा कि कुछ लोग, जैसे ये जो जमींदार से जिनको पे करना है रिवेन्यू, वो लैंड जो है उसमें फिक्स रहेगा अमाउंट, तो फिक्स अमाउंट देते रहेंगे हमें। और अगर ज्यादा बाय चांस उनका ज्यादा रिवेन्यू मिला तो थोड़ा वो रख लेंगे, और जो फिक्स वाला तो वो हमें दे देंगे। तो जमींदार से वो फिक्स हमें देते रहेंगे, और जमींदार की पूंजी भी यहाँ बढ़ती रहेगी, और वो लैंड को इंप्रूव करवाते रहेंगे, तो हमारी इनकम आती रहेगी। तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आ गया, जमींदार रिवेन्यू पे करेंगे, और जैसी होगी रिवेन्यू, फिक्स रिवेन्यू होगी। सिंस द रिवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। वही मैंने आपको बताया ना, कभी कभी क्या होगा कि लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी, ज्यादा रिवेन्यू हो जाएगा। अब रिवेन्यू तो फिक्स है परमानेंट सेटलमेंट में, तो जमींदार क्या करेगा, फिक्स वाला दे देगा, और जो बचा हुआ है वो खुद रख लेगा। तो इससे जमींदार को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। जो परमानेंट सेटलमेंट आया, इससे जमींदार को रिवेन्यू पे करने के लिए कहा तो गया, मगर बेनिफिट बहुत हुआ, क्योंकि उन्होंने कहां से लेना था सारा रिवेन्यू, पीजेंट से, रेंट तो उनसे लेना था ना, लैंड का। अब यहां पे आ जाती है क्या प्रॉब्लम, क्या आ जाती है भाई, प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए प्रॉब्लम को देख लेते हैं। अब हमने ये तो देख लिया किस तरीके से एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए ये परमानेंट सेटलमेंट लाया, मगर वो इंप्रूव नहीं, डिसअप्रूव, या फिर हमारा फिर से एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए ही था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या थी, ये परमानेंट सेटलमेंट जो लाया उसकी प्रॉब्लम क्या थी। इस प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट की प्रॉब्लम यही थी कि जो सिस्टम था
उसे ज्यादा रिवेन्यू चाहिए, तो जमींदार कम देते थे क्योंकि फिक्स था। तो वो सोचते थे फिक्स से कुछ नहीं होगा, इसको हटा के हम ज्यादा करेंगे। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। इस प्रॉब्लम के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, परमानेंट सेटलमेंट में आगे भी। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।